हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 6 फरवरी 2025। हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जानते हैं हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं क्वेश्चन के या कह सकते हैं जो जीके के पॉइंट बनते हैं उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के हम पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस कब मनाया गया है? यानी कि जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि हम हर साल 5 फरवरी को राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस मनाते हैं। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 5 फरवरी को राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है तो यह दिन स्वैच्छिक तूफान स्पॉट्स पर्यवेक्षकों और मौसम के क्षेत्रों में काम करने वाले जो अन्य लोग हैं उनको सम्मानित करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। यानी मौसम से संबंधित जो भी जानकारियां मिलती हैं या मौसम से संबंधित जो भी अन्य प्रकार के कार्य होते हैं उनमें जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें जो भी व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए या उनके बारे में लोगों तक बताने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बात करें ये जो दिवस है ये वार्षिक अवकाश जॉन जेफरीज के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जो कि पहले मौसम पर्यवेक्षक के रूप में ये जाने जाते हैं। और जो जॉन जेफरीज है इनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 15 फरवरी के दिन 1444 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए हम राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी जो दिवस है ये मनाते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 11 और 12 फरवरी को किस देश के दौरे पर जाएंगे या कह सकते हैं किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि फ्रांस जाने वाले हैं 11 और 12 फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 और 12 फरवरी को फ्रांस के दौरे पर होंगे। साथ ही साथ फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के जो यात्रा की बात है इसकी उन्होंने पुष्टि की हुई है। फ्रांस में ये 11 से 12 फरवरी को AI शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है उसमें ये हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार का जो AI शिखर सम्मेलन है वो फ्रांस होस्ट कर रहा है या फ्रांस मेजबानी कर रहा है। बात करें 12 फरवरी तक ये फ्रांस में रहेंगे। कुछ ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं कि फिर PM मोदी जी 13 फरवरी को ट्रंप से भी मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें निकल करके आ रही हैं। क्योंकि ट्रंप आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हुए हैं और 13 फरवरी को बात ये निकल करके आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करने वाले हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य किया हुआ है? यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने मराठी भाषा को सभी सरकारी है ऑफिस या कह सकते हैं जो सरकारी ऑफिसों के दस्तावेज हैं उनमें कार्य करने के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किया? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है तो मराठी महाराष्ट्र की भाषा है और यहीं पर अब मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो मराठी सरकार है जो कह सकते हैं जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिसों में अनिवार्य कर दिया है। राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट में 3 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। साथ ही साथ यह जो नियम है यानी कि जो मराठी भाषा को लागू करने की जो बात की गई है यह नियम पूरे राज्य में निर्देश बोर्ड और डॉक्यूमेंटेशन पर भी लागू किया जाएगा। यानी जो भी निर्देश बोर्ड होते हैं और जो अन्य प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उन पर भी ये नियम लागू किया जाएगा। यानी कि अब ये भी सब मराठी भाषा से ही जारी किए जाएंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KP चौधरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो KP चौधरी एक फेमस प्रोड्यूसर थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। फेमस प्रोड्यूसर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
डिटेल में बात करें तो आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर ने की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या की हुई है क्योंकि इनकी फ्लाइट में उनका जो निधन जो हो गया है, इनका जो शरीर था वो पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके कारण ये बताया जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या की। बात करें अगर हम, तो हाल ही में रजनीकांत की फिल्म थी सुपरहिट फिल्म कबाली, इसका जो तेलुगु वर्जन था उसको प्रोड्यूस किया था इन्होंने केपी चौधरी को। काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोड्यूसर थे। केपी चौधरी की जो उम्र थी वो 44 वर्ष की थी, यानी ये 44 साल के थे। इनका जो पूरा नाम है वो था कृष्ण प्रसाद चौधरी। और रजनीकांत की जो फिल्म थी कबाली वो 22 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी हुई थी। 2023 में ये ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार भी हुए थे, तब भी ये चर्चे में आए हुए थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को कितने दिनों के लिए टाल दिया है? हाल ही फिलहाल में अभी इन्होंने आदेश दिया हुआ था कि जो 3 देश हैं जिसमें से कनाडा और मैक्सिको और साथ ही साथ चीन, इन 3 देशों पर इन्होंने टैरिफ लगाने का जो फैसला था वो किया हुआ था। लेकिन फिलहाल कनाडा और मैक्सिको इन 2 देशों को छोड़ करके, यानी इन 2 देशों के जो फैसले को इन्होंने फिलहाल के लिए टाल दिया है। लेकिन चीन पर फैसला अभी भी बरकरार है। तो कितने दिनों के लिए जो फैसला है इसको टाला गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने का, यानी एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगाने का जो फैसला था उसको 30 दिन के लिए टाल दिया गया है, डिले कर दिया गया है। बात करें अगर, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को 30 दिन के लिए टाल दिया गया। बात करें तो इससे पहले ट्रंप ने 1 फरवरी को चीन से आने वाले जो सामान हैं उन पर टैरिफ लगाने के फैसले पर साइन किए थे। इसमें से 3 देश थे, एक तो कनाडा था, मैक्सिको था और चीन था। इन तीनों देशों पर टैरिफ लगाने की बात इन्होंने की थी, जो कि अब ये बता रहे हैं कि कनाडा और मैक्सिको के पर टैरिफ लगाने का जो फैसला है वो 30 दिनों के लिए टाल दिया गया है। लेकिन फिलहाल चीन पर 5 फरवरी को 10% का जो टैरिफ है ये लागू हो रहा है। बात करें तो ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 20% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था। फिलहाल इन 2 देशों को टाल दिया गया है। बाकी जो चीन पर 10% का जो टैरिफ लगा हुआ है ये 5 फरवरी से लागू हो रहा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोर्ट डी वेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, यानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बनकर के आए हुए हैं बोर्ट डी वेवर? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए बोर्ट डी वेवर। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बोर्ट डी वेवर ने शपथ ग्रहण की। वेवर और उनके जो प्रमुख मंत्री हैं इन्होंने डच और फ्रेंच में शपथ ग्रहण की हुई है। एनवीए पार्टी के नेता बोर्ट डी वेवर ने अलेक्जेंडर डिक्रू की जगह ली हुई है, यानी कि इससे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रू थे, अब उनकी जगह पर बोर्ट। आगे अगर हम बात करें तो जो बेल्जियम के जो नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं बोर्ट डी वेवर, इनको वहाँ के जो राजा हैं फिलिप, इन्होंने इनको शपथ दिलाई हुई है। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिससे देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। अभी हाल ही फिलहाल में 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए और इन 4 नए जो रामसर स्थल हैं इनको जुड़ने के बाद टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि टोटल 89 जो रामसर स्थल है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत में 4 और आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। आर्द्रभूमियां हैं, इनको शामिल करने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमियों की जो कुल संख्या है वो 89 हो गई, यानी कि 89 कुल संख्या हो गई है। कौन कौन सी 4 शामिल की गई, अगर हम इनके बारे में बात करें तो तमिलनाडु में सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 शामिल किए गए हैं तमिलनाडु से। आगे बात करें सिक्किम में खेचे जो ओपालरी वेटलैंड है उसको शामिल किया गया है। और जो लास्ट है 4th नंबर, वो झारखंड का उधवा झील जो है ये इसको शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से 4 नए जो रामसर स्थल हैं उनको भारत में अब जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
में चर्चा में रही पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना है, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी कि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये योजना हाल ही फिलहाल में चर्चे में आई हुई है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 2016 से इसे शुरू किया गया था और एक बार फिर से ये चर्चा में बनी हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें क्यों चर्चा में बनी हुई है, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप इरिगेशन के नाम से भी इसे जानते हैं, इस योजना को शुरू किया गया है फिर से। योजना के तहत किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर खरीदकर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ड्रिप जो होती है जो कह सकते हैं जो बूंद बूंद करके जो पानी नीचे गिरता है वो ड्रिप तरीके से, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर ये सब खरीद कर जो किसान होंगे वो अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यह जो योजना है यह चलेगी 2027 तक, यानी कि इसमें समय सीमा रखी गई है 2027 तक। बात करें ड्रिप और स्प्रिंकलर यंत्र टपक विधि से सिंचाई करते हैं, यानी जो टपकन विधि से सिंचाई की जाती है। मान लीजिए कि ये पेड़ है और यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी जो होता है वो इस पेड़ पर गिरता है, पेड़ की जड़ों तक जाता है और इस विधि के द्वारा यानी इस विधि के द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो उसमें पानी की बर्बादी बहुत ही कम होती है, यानी कि अधिक मात्रा में जो पानी है वो बर्बाद नहीं होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है उसको पेश किया है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार ने जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक है इसको पेश किया गया। बात करें अगर हम इसके बारे में तो आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, राजस्थान में अवैध रूप से अब धर्म परिवर्तन के लिए बिल पास कर दिया गया है, यानी कि जो अवैध रूप से धर्म परिवर्तन करा देते थे किसी भी प्रकार से बहला फुसला करके या कह सकते हैं धोखाधड़ी करके प्रलोभन दे करके जो धर्मांतरण किया जाता था उसको रोकने के लिए जो ये धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक है इसको पेश किया है राजस्थान सरकार ने। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने गैर कानूनी धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध जो विधेयक है 2025 इसे पेश किया है, जिसका जो उद्देश्य है वो बल धोखाधड़ी या प्रलोभन के द्वारा जो धर्मांतरण किया जाता था उसको रोकना है। राज्य मंत्रिमंडल में इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी और इसका जो उद्देश्य था वो राज्य के कुछ क्षेत्रों में लव जिहाद की जो बढ़ती घटनाएं हैं उनको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है? यानी कि भारत के किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित कर रहा है। यह एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने वाला है। इस परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। साथ ही साथ ये जो टास्क फोर्स गठित की गई है ये इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये जो आईटी विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये जो टास्क फोर्स है ये कार्य करेगी। इस प्रकार से पहला ऐसा राज्य होने वाला है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।